बच्चों। तो भैया ये तो यूनिट खत्म हो नहीं रही है, आज खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड से। प्लास्टिड से क्यों? क्योंकि इसका जो हम इससे जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना वो हम माइटोकॉन्ड्रिया में यूज करके दिखाएंगे, इसलिए हम इसको प्लास्टिड से शुरू करते हैं। देखो प्लास्टिड बेसिकली क्या है, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं क्या, फूड का, प्लांट्स में, और स्टोर करते हैं उसको। इनके पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्लास्टिड क्या है, देखो प्लांट सेल में होते हैं, आपके यूग्लिना में होता है और एल्गी में होता है, ठीक है। स्टोरेज बॉडी होते हैं भाई, जो फूड बनाएंगे ये अपने अंदर स्टोर करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं लीफ की। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो हमारा प्लास्टिड होता है, ये देखो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर, ठीक है। दिस इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा ऑर्गन है कि इसके पास अपना खुद का डीएनए है। ये इसके पास अपना खुद का डीएनए है। तो जब खुद का डीएनए है तो ये अपना आरएनए भी बना लेगा। आरएनए बनेगा तो प्रोटीन भी बनेगा, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसी दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं है। देखो ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये पूरी, दिस इज अ प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के अंदर ये हमारा क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे प्लास्टिड होते हैं दे आर मेनली इन 3 टाइप्स। फर्स्ट है आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट। स्टोर करते हैं क्या, ये क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसकी एनर्जी जो लेते हैं सन की, उसमें उसके मूवमेंट से जो है ना एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का यूज जो होता है वो वहां पे प्लांट ग्लूकोज के बनाने में करते हैं। सेकेंड है आपका क्या, क्रोमोप्लास्ट। ये पिगमेंट स्टोर करता है। कौन सा पिगमेंट होता है, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। कुछ देखो होगा, फूल है, पत्तियां हैं आपकी, वो पर्पल, वो ऑरेंज या ऑरेंज और येलो में होती हैं। तो उनमें बेसिकली क्या है, रेड कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है प्रोटीन। तो जहां जिसको प्रोटीन अगर स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट फैट स्टोर करता है तो हम इसको बोलते हैं इलायोप्लास्ट। और अगर ल्यूकोप्लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है तो हम इसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। ये तीनों जो फॉर्म है वो ल्यूकोप्लास्ट। अब हम क्लोरोप्लास्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेसिकली प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसके पास एक ये आउटर मेम्ब्रेन है और एक है ये क्या, इनर। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज सेल में जो आपका क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अदरवाइज किसी और के पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मिलता नहीं है। अब देखो इसके पास क्या क्या है। हमने कहा कि ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, मतलब कि इसके पास अपना एक सर्कुलर डीएनए है। देखो ये सेल है, जैसे ये सेल है पूरी, सेल में तो यहाँ पे डीएनए ऑलरेडी है ही, ठीक है। सेल के पास अपना डीएनए है और अपना एक राइबोसोम भी है। कई सारे राइबोसोम, एग्जैक्टली एक नहीं होता है, बट इसके पास क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का एक डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, और इसके पास जो राइबोसोम है वो 70S है, जबकि सेल में जो राइबोसोम है वो 80S है। क्यों? हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट सेल क्या होती है, दिस इज अ यूकैरियोट सेल,
और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो कहोगे मैडम अगर यूकैरियोट का आप बता रहे हो तो यहाँ पे 80S और यहाँ पे 70S, इतनी नाइंसाफी क्यों? बेटा इसकी एक कहानी है, छोटू सी कहानी ये है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक थ्योरी है। इसमें बताया गया कि जब लाइफ का ओरिजिन हो रहा था, जब सेल का ओरिजिन हुआ होगा, तो पहले प्रोकैरियोट्स आए एज यूजुअल। तो जब प्रोकैरियोट्स आए तो उनके पास 70S राइबोसोम था। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आई। तो जब बड़ी सेल बनी, प्रोकैरियोट्स के साथ बाद जो सेल बनी वो बड़ी थी, वेल डेवलप थी। तो उसने क्या किया कि जो छोटी छोटी सेल्स थी इनको इंगल्फ कर लिया। ठीक है, इंगल्फ कर लिया। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेल के द्वारा क्या है, इंगल्फ कर लिया गया। ठीक है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेल में पहुंच गया। इससे सेल को क्या फायदा हुआ भैया? इसने सेल को कहा कि हम तुम्हें फूड बना के देते रहेंगे। सेल ने कहा ठीक है तुम हमें फूड बना के दो और हम तुम्हें शेल्टर देते रहेंगे कि कोई और सेल जो है वो तुम्हें डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यही कहती है कि जो ओरिजिन हुआ था जब प्रोकैरियोट सेल का, तो उसमें 70S राइबोसोम था और जो यूकैरियोट्स थी उसके पास 80S राइबोसोम था। बट जैसे जैसे डेवलप होता गया हमारा सेल डेवलप होती गई, तो उसने यूकैरियोट जो सेल थी उसमें छोटी छोटी सी जो सेल थी उनको क्या कर लिया, इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब समझते ना, जैसे कोई सेल है, सेल के द्वारा कोई चीज खा ली गई, इनगल्फ कर ली गई, निगल ली गई है। जैसे मान लो ये सेल है यूकैरियोट्स, अब बेचारा बिगिनिंग ऑफ लाइफ ये हमारा क्लोरोप्लास्ट ऐसे पड़ा हुआ था। अब ये यूकैरियोट सेल आई, इसने इसको धीमे 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 ऐसे करके इंगल्फ कर लिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंगल्फ। तो उससे क्या हुआ कि क्लोरोप्लास्ट को शेल्टर मिल गया और सेल को क्लोरोप्लास्ट के द्वारा फूड प्रोवाइड हो गया, दोनों का काम हो गया। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यही थी। और ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, इसीलिए इसको कहते हैं कि इसके पास अपना खुद का डीएनए। अगर सेल कभी अपना प्रोटीन नहीं बना पा रही तो ये उसके प्रोटीन पे डिपेंड नहीं है, ये खुद अपना प्रोटीन बना सकता है। अब जब इसके पास डीएनए तो अपना आरएनए भी बना लेगा, ये आरएनए बना लेगा तो अपना राइबोसोम भी बना लेगा। कुल मिला के ये 100 पाकी है। 100 पाकी समझते हो, जो खुद अपना फूड बना लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर एंड इनर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ सिक्कों की ढेरियां हैं, कुछ सिक्कों की ढेरियां हैं। ठीक है, ये सिक्के हैं, ये ढेर में रखे हैं। अगर हम एक कॉइन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमने उसका नाम दे दिया थाइलाकॉइड। अगर हम सिंगल की बात करें तो दिस इज थाइलाकॉइड। और अगर हम पूरे सिक्के की ढेरी को कन्वर्ट करें तो ये है आपका क्या, ग्रेनम। ठीक है, तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है और इसमें जो आपके थाइलाकॉइड्स एंड ग्रेनम पड़े हुए हैं। ठीक है, कई सारे ग्रेनम पड़े। ग्रेनम से कुछ शानदार बेशुमार धागे निकलते हैं जो ग्रेनम को आपस में जोड़े रखते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली क्यों कि ये जो एरिया है ना, ये जो डार्क है जिसका सन से कोई रिलेशन नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, डार्क एरिया। मेनली यहाँ पे केल्विन साइकिल होती है जिसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। इसको हम डार्क क्यों बोलते हैं, इसलिए नहीं कि यहाँ पे बहुत मतलब अंधेरे में कोई रिएक्शन होती हो या नाइट में रिएक्शन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रोमा इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट लाइट की कोई नीड नहीं होती है। हाँ, लाइट से जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम स्ट्रोमा में जाके यूज जरूर करते हैं, बट डायरेक्ट लाइट का यूज नहीं होता। तो मोस्टली ये डार्क पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे केल्विन साइकिल यहीं पे आपकी हैपेंड होती है। अब देखो क्या होता है। तो ये जो सिक्कों की ढेरी है इसको हमने नाम दे दिया क्या, ग्रेनम। ठीक है, ये हो गया स्ट्रोमल लैमेला। अब इस एरिया में क्या होने वाला है, स्ट्रोमा में क्या होता है, केल्विन साइकिल होती है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, बेसिकली फूड बनाने का काम करता है। तो भैया ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है और घोल घोल के इसको ग्लूकोज बना दो। इसने ग्लूकोज बना लिया क्योंकि प्लांट का मेनली जो फूड है वो ग्लूकोज है। अब अगर हम तुम्हें ग्लूकोज दे दें और वाटर दे दें तो तुम उसको ग्लूकोज बना लोगे, नहीं बना पाओगे। क्यों, क्योंकि जितना ये आसान दिखता है उतना है नहीं।
अब इसको ग्लूकोज बनाने के लिए एटीपी चाहिए, कहीं से तो लाएगा ना एटीपी, एनर्जी भी तो चाहिए फूड बनाने के लिए। तो ये क्या करता है, देखो ये है सन, अब हम सूरज चमका रहे हैं, इस सन की रोशनी को, इस सन की जो लाइट है वो हम यहां पे ग्रेनम पे पड़ी, ठीक है। ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट भरा हुआ है। तो ये क्या करता है, सन की जो लाइट एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और हमारे जो दो कंपाउंड बनते हैं इसमें क्या एटीपी बना लेता है और NADPH बनता है यहाँ पे। यही तो लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, एटीपी बनता है और NADPH बनता है। अब ये एटीपी देखो, क्लोरोफिल क्या करता है, बेसिकली क्या करता है कि एटीपी और NADPH बनाता है, ये कन्वर्जन नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है उसमें पार्टिसिपेट, ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सन को एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट हो जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये अब जब अपने हाइड्रोजन आयन को खोते हैं तब इससे इनके यहाँ पे एटीपी बनती है और NADPH बनती है। अब ये जो एटीपी और NADPH हमने इसको बनाया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, लाइट रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है एटीपी और NADPH, इसको हम डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। डार्क का मतलब ये नहीं है कि हम इसको नाइट में यूज करते हैं, देखो तुरंत लाइट रिएक्शन खत्म होती है और तुरंत डार्क रिएक्शन शुरू हो जाती है। स्ट्रोमा को हम डार्क एरिया मानते हैं क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्ट लाइट का यूज नहीं होता है। तो ये एटीपी और NADPH जो बाई प्रोडक्ट हमने बनाए किससे, लाइट रिएक्शन से, वो हम यहाँ पे ग्लूकोज बनाने में यूज कर लेते हैं और हमारा यहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था जिसने मैन्युफैक्चर किया फूड का। फूड बोले तो प्लांट का फूड क्या है, ग्लूकोज, इसने स्टोर कर लिया। अब स्टोर करके क्या करेगा, स्टोर करके ये करेगा कि जब सेल को नीड होगी ये वहां उसको पहुंचा देगा, ठीक है। फिर ये इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। अब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम कहाँ करने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम इसको रब कर दें, ठीक है। अब देखो इसको रब करने के बाद हम एक मस्त बढ़िया डायग्राम बनाते हैं किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। चलो देखो ये एक सेल है, बड़ी सी सेल है, ठीक है। सेल बनाने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। और ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दिस इज ए आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये कुछ ऐसी है। मस्त फोल्ड करने का इसको, ऐसे 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 ऐसे, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल है, सेल का अपना DNA पड़ा है, कोई मतलब नहीं हमें इससे। इसके पास अपना राइबोसोम है, कोई मतलब नहीं, ATS राइबोसोम है, पड़ा रहने दो। ये अपना DNA है, पड़ा रहने दो, ठीक है। DNA है, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम जो मान लो वो पड़े। अब ये जो मस्त फोल्डिंग तुमने इनर लेयर की करी है इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज क्रिस्टा, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि हम इस सेल को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, ठीक है। दिस इज क्रिस्टा। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, देखो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये भी है, ठीक है। इसके पास अपना एक सिंगल पीस DNA का है, सर्कुलर DNA। इसके पास एक अपना राइबोसोम भी है, ये बर्गर जैसे, ठीक है। कौन से वाले, 70S, क्योंकि ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स में आता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो हमने फूड बनाया है क्लोरोप्लास्ट में, किस फॉर्म में, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, क्या है ग्लूकोज, मैडम मीठा है, मीठा नहीं है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में बॉन्ड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या है कि हमने जो ग्लूकोज बना लिया अब हमें एटीपी बनानी है।
एटीपी क्यों जरूरी है भैया? तुम अच्छा ये बताओ, जब तुम खाना खा लेते हो तो उसके बाद तुम्हें एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी कैसे मिलती होगी? खाना खाते कूदने लगते हो, कि सिंचैन बन जाते हो, कि शक्तिमान बन जाते हो, कैसे? देखो होता क्या है कि हम ये जो फूड खाते हैं 6 कार्बन का कंपाउंड है। प्लांट ने अपना ग्लूकोज बनाया, या तुम्हें अगर भूख लगी तो तुमने खाना खाया, ठीक है, तुमने बाहर से ग्लूकोज ले लिया, तुमने किसी प्लांट सेल को खा लिया, किसी एनिमल सेल्स को खा लिया। अब उस फूड को जो खाया है तो उसको ब्रेक डाउन भी तो करो, उसको ब्रेक करके उसमें से एटीपी निकालनी है, तो मस्त एटीपी निकालेंगे इससे। देखो ये कार्बन के बॉन्ड है, ठीक है, इनको तोड़ना है और इनसे हमें एटीपी निकालना है। तो कैसे निकलेगी? देखो एक स्टेप में तो निकलती नहीं है। जैसे तुम खाना खा लेते हो, क्या मतलब एक बार खाना खा लिया तो तुम शक्तिमान बन जाते होगे, फिर तुम्हारे पास कई सारी एनर्जी आ जाती होगी, तो 2-3 घंटे तुम बहुत उछल कूद करते हो, फिर अगले ही 2 घंटे बाद तुम क्या फुस हो जाते हो? नहीं। तो ये जो खाना खाते हैं ना, इससे जो एनर्जी मिलनी चाहिए ये हमें धीमे धीमे मिले और स्टेप वाइज मिले, इसके लिए हम कई सारे प्रोसेस कराते हैं। तो ये 3 स्टेप में मिलती है। एक तो होती है क्या? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। देखो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आ गया, अब हम ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाया हमने बेटा? पायरुविक एसिड बनाया। याद करो, रिस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ाया था, सेम ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी होता है बेटा। पायरुविक एसिड बनाया था, 2 मॉलिक्यूल बनाए थे, 3 कार्बन कंपाउंड था और ये 6 कार्बन है। मतलब कि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा एटीपी नहीं निकाल पाए हैं जितनी एटीपी हमें चाहिए। एटीपी के अलावा और क्या निकलता है? एनएडीएच में निकलता है। तो बेटा जो ये एटीपी निकलती है ना, ये तुरंत खर्च हो जाती है, क्योंकि हम एनर्जी को अभी स्टोर नहीं कर सकते। तो एटीपी क्या है सेल में? दिस इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है नीट में। अब बेटा हम इसके पीछे पड़ जाते हैं। ये क्या है? एनएडीएच। एग्जैक्टली ग्लूकोज क्या करता है? अपने जो इलेक्ट्रॉन है एनएडी को दे देता है और एनएडी कन्वर्ट हो जाता है एनएडीएच में, ठीक है। तो एनएडीएच क्या है? एक डॉलर की तरह है। डॉलर को रुपए में कैश कराएंगे तो कैसे कराएंगे? अब देखो ये एनएडीएच, इसको भी यहाँ पे होल्ड करते हैं। अब इस पायरुविक एसिड को हम क्रेब्स साइकिल में ले जाते हैं, लिंकिंग स्टेप कराया और एसिटल को एंजाइम में कन्वर्ट किया था। अगर याद ना हो तो रिस्पिरेशन वाले लेक्चर लगा लेना आप। तो एसिटिल को एंजाइम जो है अब क्रेब्स साइकिल यहाँ पे चली मैट्रिक्स में, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चली तो हमने यहाँ भी कुछ एटीपी निकाली, हालांकि ज्यादा एटीपी नहीं निकली। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या निकाला? NaDH और FADH2, ठीक है। ये डॉलर है, डॉलर। अब इस डॉलर को हम क्या करेंगे? ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? क्रिस्टा। क्रिस्टा पे कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस लगे रहते हैं, कुछ क्या बहुत सारे लगे रहते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। प्रोटीन के बने हुए कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये NaDH क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है, ठीक है। अब मान लो ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो इसी तरह इसी फॉर्म में पूरी लेयर पे इसी तरह से कॉम्प्लेक्सेस लगे रहते हैं, ताकि काफी सारी एनर्जी जो हम निकाले एटीपी के फॉर्म में और प्लांट या एनिमल उसको यूज करें, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं? बेसिकली कुछ नहीं करते, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। जो ग्लूकोज ने NaDH को अपने इलेक्ट्रॉन दिए या FADH2 को अपने इलेक्ट्रॉन दिए, वो यहाँ पे क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स दूसरे कॉम्प्लेक्स को देता है। तो जब एनर्जी एक ऑर्बिट से बाहर एक्साइट होकर निकलती है, दूसरे के पास जाती है, तो उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ H+ आयन रिलीज होते हैं। फिर इनको यहाँ पे एटीपी कॉम्प्लेक्स जो होता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, वो यहाँ पे इस H+ आयन से क्या करता है? आपको एटीपी में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं? इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या? कि हम मेजर ब्रेकडाउन करते हैं एटीपी का।
ये 6 के 6 बॉन्ड है, 6 के 6 बॉन्ड को धुआं बना के उड़ा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक एक कार्बन को CO2 बना के उड़ा दो। मैक्सिमम 6 कार्बन है तो हमको 6 बार CO2 बना के उड़ा देना है और पूरा ग्लूकोज को हम बर्न कर देंगे और मैक्सिमम ATP को हम बना देंगे। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका क्या करता है, रिस्पिरेशन का काम करता है। तो आज हमने अभी क्या पढ़ लिया कि क्लोरोप्लास्ट ने ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज को हमने माइटोकॉन्ड्रिया को ले जाके दे दिया और उसने उस ग्लूकोज के बॉन्ड को तोड़ तोड़ के ATP बनाई और इस ATP का अल्टीमेटली प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, सब में यूज करेंगे। सेम इन ह्यूमन बीइंग। तो ग्लाइकोलिसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा, क्रेब्स साइकिल जो है वो आपके मैट्रिक्स में होगी और इसमें इधर एक लिंकिंग स्टेप होता है वो भी मैट्रिक्स में होगा, बट ये कब होगा, जब ऑक्सीजनिक कंडीशन होगी। ठीक है, तो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म हो गया, तुम्हारा प्लास्टिड भी खत्म हो गया। अब तुम्हारा एक यूनिट और रह गई, उसका नाम है साइटोस्केलेटन, जिसमें हम सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।